गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, आप में से जो भी सेशन के साथ जुड़ा है एक बार कंफर्म कर दीजिएगा रिगार्डिंग द वॉइस एंड द स्क्रीन प्लीज। ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर की सेकंड डेमो क्लास होने वाली है और जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स में एनरोलमेंट ले लिया है उनकी ये सेकंड क्लास होने वाली है। ध्यान रखना कि मैं जितने भी टॉपिक्स को पढ़ा रही हूं, वेदर इट इज इन द सिलेबस और वेदर इट इज आउट ऑफ द सिलेबस, आपको सारी चीजें पढ़नी है बिकॉज पिछले बार का ट्रेंड यही कहता है कि जितना हो सके हम सिलेबस के बाहर की भी चीजों को कवर करें और सिलेबस के अंदर की चीजों को तो डेफिनेटली एनी हाउ कवर करना ही करना है। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आप में से जो भी बच्चे सेशन के साथ जुड़ रहे हैं, आवाज और स्क्रीन क्लियरली विजिबल और ऑडिबल है या नहीं। कोई भी एक बता दो प्लीज। एनी वन ऑफ यू, कोई भी एक बता सकता है। प्रतीक्षा आप ही बता दो, बिकॉज आज का ये क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत सारी नई चीजों को आप सीखोगे एंड आई एम श्योर कि ये डेफिनेटली आप सभी को अपकमिंग एसीएफ एंड रेंजर के एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच। देखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग कि एक एक क्लास, वेदर इट इज अ डेमो क्लास, आपको लग रहा है ये डेमो क्लास है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि जो कल मैंने क्लास लिया वो पहली क्लास है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज जो मैं क्लास ले रही हूँ वो हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए डेमो हो, बट जो भी बच्चे कोर्स में एनरोल हो चुके हैं उनके लिए दिस इज द सेकंड क्लास एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखेंगे इन जनरल सा एक ट्रेंड है, पिछली बार एसीएफ ने नहीं पूछा, पिछली बार नहीं आया है सवाल, बट आप ऐसी गारंटी तो नहीं ले सकते ना कि आने वाले समय में भी नहीं आएगा। सो आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है दैट इज इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स। और ये बुक कोई भी बुक नहीं है, बेसिकली ये सारे के सारे बुक्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड बुक्स हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सो बने रहिएगा सेशन के साथ, सेशन के साथ पूरा बने रहिएगा। देखिएगा ध्यान से, यहां लिखा है मैंने पहले कॉलम में बुक का नाम और दूसरे कॉलम में आप सभी के सामने है ऑथर का नाम। सबसे पहली किताब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, नाम है किताब का ओपस रूरालियम कामोदरम, ओपस रूरालियम कामोदरम, एंड दिस बुक वाज रिटन बाय पीटर डेक्रीसेंजी। आपको बता दूं कि पीटर डेक्रीसेंजी जो थे, ही इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के फादर किन्हें माना जाता है? पीटर डेक्रीसेंजी, जिन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब लिखी है एंड इट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, नाम है ओपस रूरालियम कामोदरम। नेक्स्ट किताब पर आते हैं। अब ये मत सोचना यार कि इस किताब का मीनिंग भी बता दो, नहीं भैया ऐसा नहीं जानना है, बुक का नाम, ऑथर का नाम, उससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। नेक्स्ट किताब पर आते हैं, दैट इज हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। जरूरी नहीं है कि अगर आप छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन एसीएफ फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी कर रहे हो तो आपको एग्रीकल्चर का किसी दूसरे पेपर को देखना ही नहीं है। जितना हो सके, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सारे पेपर्स को सॉल्व कीजिए, तब आपको एक ब्रॉड कवरेज मिलेगा सवालों के टाइप्स का। सवाल जो पिछली बार आए हैं वो तो एक ही बार का एक्सपीरियंस देगा ना आपको। नेक्स्ट जो किताब है दैट इज हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, और इस किताब को लिखने वाले साइंटिस्ट का नाम था जेथरो टुल। और मैं आपको बता दूं कि जेथरो टुल वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने वीड टर्म भी दिया था, और पिछली बार वीड से बड़े बढ़िया बढ़िया सवाल आए हैं। हर्बिसाइड से पूछा गया है, पैरासाइटिक वीड से भी पूछा गया है। सो दिस टर्म वीड वाज गिवन बाय जेथरो टुल, एंड साथ ही साथ इन्होंने टीलेज शब्द को भी दिया था। शब्द देना मतलब नाम रखना, टर्म देना मतलब उस चीज का नाम रखना। कमिंग टू द नेक्स्ट किताब, नेक्स्ट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एंड दैट इज वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन। ये सारी की सारी किताबें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, तभी मैं पढ़ा रही हूं। वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन किताब जो थी, इसको लिखने वाले साइंटिस्ट का नाम था फुकुओका, फुकुओका। नेक्स्ट बुक पर आते हैं, लुक टू लैंड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसको लिखने वाले साइंटिस्ट का नाम था लॉर्ड नॉर्थबर्न, लॉर्ड नॉर्थबर्न। कौन सी किताब लिखी इन्होंने? लुक टू लैंड। कमिंग टू द नेक्स्ट बुक, एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट। क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चे नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, मे बी यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, मे बी यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, फिर से रिपीट कर रही हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, इग्नोर मत मारिएगा।
एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट जो किताब है, इसको लिखने वाले साइंटिस्ट का नाम था एल्बर्ट हार्वर्ड। एल्बर्ट हार्वर्ड। और एल्बर्ट हार्वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको छोटा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिल्कुल इंट्रोडक्शन दूंगी, बिकॉज पिछले बार का पेपर वॉज आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत सारी चीजें थी जो अलग अलग पूछी गई। तो भले ही हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसीलिए पढ़ना जरूरी भी है उसको। कमिंग टू द नेक्स्ट बुक एंड दैट इज सिस्टमा नेचुरे। और सिस्टमा नेचुरे किताब किन्होंने लिखी, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट बुक पर आते हैं, दैट इज फंजाई एंड प्लांट डिजीज। फंजाई का मतलब होता है कवक, और इन फंजाई से हमारे प्लांट्स में विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। फंजाई एंड प्लांट डिजीज जो किताब है, इसको लिखने वाले साइंटिस्ट थे बीबी मुंडकर। और एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर के सिलेबस में फॉरेस्ट्री में भी हमें डिजीजेस पढ़नी है और एग्रीकल्चर में भी पढ़नी है। प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं ऐसे सब्जेक्ट को जिसमें हम बीमारियों की स्टडी करते हैं, खासतौर पे प्लांट की बीमारियों को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नोवा प्लांटरम जेनेरा। दिस बुक वाज रिटन बाय पीए मिशेली। पूरा नाम नहीं भी याद होता है, आप जस्ट मिशेली याद करके जाएं। कमिंग टू द लास्ट बुक एंड दैट इज फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स, एंड दिस वाज रिटन बाय ईजे बटलर। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि और किताबें नहीं है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो मैं इकोनॉमिक्स की भी किताबों को पढ़ाऊंगी, बट फिलहाल बिकॉज इट इज क्लास नंबर 2, तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम को छाटे हैं। एंड आई एम श्योर कि दिस टॉपिक वाज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Coming to the next topic, and that is very very important, and that is father of different disciplines. आप बस ये जान लो कि 4 साल जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर करता है, उस पूरे 4 साल को कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट में आपको एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर के लिए पढ़ाई करनी है। 4 साल का, वो सिलेबस में रहे वो ना रहे, दैट डज नॉट मैटर। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन, और ये भी आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं, 2 कॉलम्स इस तरह से बना लीजिए। पहले कॉलम में लिख लीजिएगा फादर ऑफ, और दूसरे कॉलम में लिख लीजिएगा नाम। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले है फादर ऑफ गोल्डन राइस। अब ये गोल्डन राइस क्या है, तो मैं ये फिर से कह रही हूं, हर बच्चा जो यहां पर ज्वाइन कर रहा है सेशन को, दे आर नॉट जस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, मैक्सिमम लोग नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर वाले हैं तो जरा पेशेंस बनाए रखिएगा, मुझे बाकी लोगों को भी लेकर के चलना है। गोल्डन राइस के फादर पहले मैं आपको बता दूं, इंगो पोट्राइकस को मानते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। राइस तो खुद ही एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है। गोल्डन राइस के बारे में मैं अगर बात करूं तो दिस इज विटामिन ए रिच राइस। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ोगे ना, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन बायोलॉजी ऑल्सो। बायोलॉजी में तो अधिकतर क्वेश्चंस प्लांट हार्मोन से थे, रेस्पिरेशन से थे, फोटोसिंथेसिस से थे, जो ऑलरेडी आपको यहां भी पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा चीजों को। गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, और विटामिन ए जो है इसे हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। ये सारे बायोलॉजी में भी आपको हेल्प करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सिर्फ कहा है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, वो तो आप जानते ही होंगे, नॉर्मली भी बच्चा पढ़ता ही है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वाज नॉर्मन ई बोरलॉग। ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर सवाल आए कि टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन किन्होंने दिया था, तो इस केस में आप आंसर करेंगे विलियम गाउड। मैं जानबूझकर के इतने छोटे छोटे पॉइंट्स को भी डिस्कस कर रही हूं, क्योंकि हर बच्चा नहीं जान रहा है इन सारी चीजों को। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन ई बोरलॉग, टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन विलियम गाउड, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया रिस्पेक्टेड एमएस स्वामीनाथन सर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, लिखा हुआ भी है ये पॉइंट आप सभी के सामने, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया के फादर एमएस स्वामीनाथन सर। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपके सिलेबस में ये भी है, छोटा सा सेक्शन बायोटेक्नोलॉजी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी मेंशन्ड है। तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में यहां से जीन लेंगे, किसी दूसरी चीज में समझाऊंगी आपको उन चीजों को। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉल बर्ग। एक रिवोल्यूशन आया था, व्हाइट रिवोल्यूशन, जो कि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लाया गया था। एंड व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर, आई एम श्योर आप सभी लोग जानते हो, ही इज वर्गिस कुरियन। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बायोलॉजी में भी है ना, एग्रीकल्चर में भी है। ये जो पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट हार्मोन चैप्टर आप पढ़ते हो,
इनको एक्चुअली हम प्लांट फिजियोलॉजी नाम के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, और प्लांट फिजियोलॉजी के फादर किन्हें माना जाता है? स्टीफन हेल्स। मैं इतने बेसिक से शुरू कर रही हूं जितने बेसिक से किसी बीएससी एग्रीकल्चर वाले को फर्स्ट ईयर से पढ़ना चाहिए। 4 साल का ये कोर्स होता है। सो आप इंजीनियरिंग वाले हैं तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आप नहीं है, आप एग्रीकल्चर वाले हैं, तब तो ऑब्वियसली बात है आपको आएगा ही आएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड जिसे आप हिंदी में संकर कहते हो, लेकिन इतना कह देने से चीजें क्लियर नहीं हो जाती, खास तौर पे इफ यू आर फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। सो वील कम टू दैट ऑल्सो, मैं हाइब्रिड्स पर भी आऊंगी, हमारे सिलेबस में प्लांट ब्रीडिंग भी है। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस किन्हें मानते हैं? युआंग लोंग पिंग। आप पूरा नाम याद ना रखें, जस्ट रिमेंबर वाईएल पिंग। नेक्स्ट हम आते हैं फादर ऑफ टीलेज, जेथरोटल, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, पीटीसी भी कहते हैं इसे, ही इज हेबरलैंड। हेबरलैंड अगेन प्लांट टिश्यू कल्चर भी बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है और वहीं पर हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं फादर ऑफ मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी यानी कि जिसे आप मौसम विज्ञान कहते हो, मेट्रोलॉजी के फादर एरिस्टोटल। फादर ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान, कौन है? ल्यूक हावर्ड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फादर ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी इन इंडिया। एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी इन इंडिया के फादर किन्हें माना जाता है? सो दैट इज एल.ए. रामदास। कई सारी किताबों में कॉपन भी दिया है, बट मत पढ़िएगा उस चीज को। एल.ए. रामदास जितने भी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस हुए हैं, वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस आईसीआर के द्वारा कंडक्ट होता है फॉर पीजी एंड दैट इज जेआरएफ। वहां पर जब भी आंसर लिया गया है, एल.ए. रामदास ही लिया गया है। सो ऑथेंटिक बुक्स की तरफ जाइए, कोई भी बुक पढ़ने की आदत मत डालिए, नहीं तो आंसर्स आप गलत करके आओगे। नेक्स्ट फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किन्हें माना जाता है? एलेक जेफरिस। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, लालजी सिंह। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बायोलॉजी में भी, एग्रीकल्चर में भी, और भर भर के पढ़ना है एग्रीकल्चर में भी जेनेटिक्स को। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किन्हें मानते हैं? ग्रेगर जोहानन मेंडल। और इनका बर्थ प्लेस क्या था? ऑस्ट्रिया। मेंडल ने किस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पर काम किया था? मटर यानी कि गार्डन पी। इसके बारे में भी आगे डिस्कशन होगा, सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू पीपल। नेक्स्ट फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किन्हें मानते हैं? एंटोन डी बेरी। पूरा नाम ना याद रखें, जस्ट रिमेंबर बेरी। बैरी भी याद करने से काम चल जाएगा। जितना हो सके नामों को कंप्रेस करके पढ़िए, बिकॉज आगे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, ही इज ईजे बटलर। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जब हम अकेले कहते हैं बिना भारत को जोड़े, मतलब वो वर्ल्ड के फादर हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली कहते हैं इंडिया, तो आई एम श्योर आप सभी को समझ में आ गया होगा ही इज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी फॉर इंडिया ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप में से कोई भी अगर सीरियस है, ऑन अ सीरियस बेसिस अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर की, तो आई एम श्योर आपने पेपर भी देखा होगा पिछली बार का। क्या आप में से कोई भी मुझे मैसेज करके या चैट में बता सकता है कि पिछले बार के पेपर में एक इंस्टीट्यूट का ईयर पूछा था, जो कि मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी नॉर्मली जो मैं लेती हूं उसमें हर बच्चे को बताया कि बेटा ये ध्यान रखना, एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर का सवाल था। एनीबडी कैन ट्राई इट आउट। कोई बता सकता है क्या सवाल आया था? इतने एनालिसिस के साथ नोबडी इज गोइंग टू टीच यू, ये आई एम श्योर, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। और सिर्फ एनालिसिस नहीं है, पिछले पेपर का आपको जितना निचोड़ दे पाना एग्रीकल्चर का मैं सब दूंगी, क्योंकि पेपर उसी लेवल का आया है। सिलेबस के अंदर सिर्फ चिपके रहने से चीजें नहीं होंगी। अभी तक किसी ने नहीं बताया, बिकॉज नोबडी इज सीरियस। बस हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, आएगा जब नोटिफिकेशन तब शुरू कर देंगे। एग्रीकल्चर खुद ही इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है कि इसको पढ़ने में 5-6 महीने भी कम लग जाएं। देखो नोबडी, कोई नहीं बता पा रहा है। मुझे ऐसे भी बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर जो मेरे पास ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ चुके हैं, भले ही उन्होंने एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी नहीं की, एग्रीकल्चर का तो तैयारी की हो भाई, वहां तो मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ। चलिए वेरी बैड, एंड दिस इज वेरी बैड, मतलब आपकी एनालिसिस भी ऐसी ही है। खैर मैं आपको बताऊंगी, मैंने लिखा भी रखा है उसको। इंस्टीट्यूट्स एंड देयर फॉर्मेशन ईयर, एक पूरी क्लास ही मुझे बनानी है इंस्टीट्यूट्स पर बेस्ड, बिकॉज पिछली बार भी सवाल आया है।
किसी ने तो मैसेज किया, व्हाट, एक क्वेश्चन पूछा है मुझे, उससे मतलब मैंने पूछा क्या क्वेश्चन था वो, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, आई एम आस्किंग व्हाट वाज दैट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया, दैट वाज वेरी गुड, तो वो एक क्वेश्चन को छोड़कर आ जाइएगा क्या? अभी समय है तो पढ़ लेने में क्या बुराई है, बहुत सारे इयर्स नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बस वही मैंने डिस्कस किया हुआ है, और ये आपको पढ़ के जाना होगा भैया। सम नीरज साहू, फॉरेस्ट्री का क्लास भी शुरू होगा, थोड़ा सा वेट करिए ना भाई, थोड़ा तो वेट करना होगा। फॉरेस्ट्री तो इनू छोटा सा है ना, है ही कितना बड़ा सिलेबस, जो बड़ा सिलेबस उसको मैंने पहले शुरू किया है, जस्ट वेट फॉर फॉरेस्ट्री, मोस्ट प्रोबेबली अनदर 2 days और मे बी 1 day ओनली। चलिए, इंस्टीट्यूट्स एंड देयर फॉर्मेशन ईयर, फिलहाल आपको कैसे पढ़ना है मैं समझा दे रही हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला यहां पर इंस्टीट्यूट का नाम, दूसरा है ईयर ऑफ फॉर्मेशन। अभी फिलहाल आपको फुल फॉर्म नहीं जानना है, बिकॉज इसका मैं एक पूरा डिटेल क्लास पढ़ाऊंगी आप सभी को, हेडक्वार्टर सारी चीजें पढ़ाऊंगी। अभी फिलहाल ईयर ऑफ फॉर्मेशन दिमाग में डालना है, IARI 1905, एंड यू शुड रिमेंबर दिस। आप ऑलरेडी छत्तीसगढ़ पढ़ते हो, इतने सारे वहां पर सन पढ़ते हो, तो ये आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है, डोंट यू से कि मैम बहुत डिफिकल्ट है। IARI 1905, और जब मैं डिटेल क्लास लूंगी इंस्टीट्यूट्स पर बेस्ड, तो फुल फॉर्म, पहले डायरेक्टर, सारी चीजों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट ILRI, यहां पर मैं आपको जरूर फुल फॉर्म बताऊंगी। इट इज इंडियन लाख की चूड़ियां भी बनती हैं, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम अब बदल चुका है, और बदलने के बाद ये हो चुका है निसा। निसा मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेकेंडरी एग्रीकल्चर, ये मेरा नाम नहीं है, कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, निसा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेकेंडरी एग्रीकल्चर, इसी का नाम बदल करके ये हो गया है। और ILRI कब बना था? 1924 में। तीसरा इंस्टीट्यूट तो भाई लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ICAR, 16 जुलाई 1929। आपने देखा होगा अभी तक, इससे पहले मैंने दोनों इंस्टीट्यूट्स में डेट नहीं लिखवाया है, यहां लिखवाए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, 16 जुलाई 1929। नेक्स्ट RBI, ये तो अगर आप नॉर्मल तैयारी करते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो बैंकिंग वाला जो पोर्शन है, वेदर इट इज छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जहां पर बैंकिंग वाला टॉपिक है, वहां पर आप पढ़ते ही हो। RBI का गठन हुआ था 1935 में, दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली। नेक्स्ट है कजरी, इसको कैसे पढ़ना सीखोगे? कजरी ही पढ़िए प्लीज, जब तक कि हम इसका फुल फॉर्म ना बताएं। कजरी का ईयर ऑफ फॉर्मेशन मैं हमेशा बताती हूँ अपने हर क्लास में, जब भी मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया है, कि ये व्यापम के RO 2017 में पूछा हुआ सवाल था, और व्यापम में भी जो पेपर हुआ, अगर आपको याद होगा, हमारे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा व्यापम ने भी ये पेपर लिया था अंडर अ डिफरेंट नेम, वहां के भी हम लोगों को सवालों को डिस्कस करना है। तो यहां पर कजरी का ईयर ऑफ फॉर्मेशन वाज 1959, और जरूर से इस पर्टिकुलर लेक्चर को, बिकॉज मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर देती हूँ, बिकॉज इट्स अ डेमो क्लास, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जल्दी से बोल देती हूँ, 1960। नेक्स्ट सिमेट के हेडक्वार्टर्स मेक्सिको में है, ये मक्का और गेहूं पर काम करने वाला इंस्टीट्यूट है। मक्का इन इंग्लिश इज मेज, and it was formed in the year 1966. Next, ICRISAT, CET is common entrance test, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कंडक्ट किया जाता है ईयरली बेसिस पर, और जिसमें इस एग्जाम की मदद से बच्चे PG में एडमिशन लेते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सो दैट आपको समझ में आए कि भैया किस एग्जाम का सवाल है ये। ICRISAT 1972, RRB रीजनल रूरल बैंक 1975, एंड प्रीवियस में आपने RBI पढ़ा है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दैट वाज 1935। नेक्स्ट नाबार्ड 12 जुलाई 1982, और देखिए आपके सामने है वो सवाल जो कि पूछा गया था छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ACF 2020 के पेपर में। क्या सवाल है देख लो, और जाकर के चेक भी करना। NRC ऑन व्हीट साइंस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन व्हीट साइंस, इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन ही पूछा था। ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या है? 1989। पढ़ने वाले शुरुआत से पढ़ते हैं, दे डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। ये सिर्फ मैं आज नहीं कह रही हूं, मैंने हर बार कहा है, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे थे, कि भाई ये पूछ पूछ के पढ़ाई नहीं की जाती, कब आएगा कब आएगा कब आएगा।
जब भी आएगा भैया पढ़ना तो पड़ेगा ना, और 1 महीने फिर या 3 महीने बहुत कम होते हैं। यस हाँ, तो मैंने अभी तो वो पढ़ाया ही नहीं है ना, मिस्टर जेम्स बॉन्ड, इफ दिस इज योर ट्रू नेम। मैंने ये चीज पढ़ाई नहीं है, तुम कुछ गलत ही सवाल की ओर जा रहे हो। मैंने तो अभी जस्ट कहा तुम्हें, इफ यू हैव हर्ड that I'll be discussing the headquarters and the full form in a next class. And this is a wrong question, you are saying it over here. The question asked, please kindly check your paper. That was NRC on Read Science. It was understatement wala question. So go and check the paper once again. Please go and check the paper. You need to check the paper. This was not the question I'm talking about. I'm not talking about the headquarter part. That's a different topic. I have just discussed the year. So you need to check the paper once again. नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बच्चा इग्नोर मारते फिरता है कि अरे भाई क्या ये पूछ लेगा, वो तो क्या पूछेगा पता चल ही गया था पिछली बार कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ऐसे टॉपिक्स भी पूछे जा सकते हैं जो एग्रीकल्चर वाले मास्टर्स में पढ़ते हैं, पीएचडी में पढ़ते हैं, उसको भी पूछ दिए थे। हाँ तो बस यही मानो, टीचर पर भरोसा रखना पड़ता है भैया, नहीं तो अगर खुद पर भरोसा है वेरी गुड, कंटिन्यू कीजिए आप अपने हिसाब से, नॉट अ प्रॉब्लम। क्रोमोसोम नंबर ये एक ऐसा टॉपिक है भाई जो कि तुमको 3 से 4 दूसरे टाइप के सवाल को भी बनाने में हेल्प करता है। मैं भी ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है भैया वो सब जानने लग लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है, याद होना चाहिए क्रोमोसोम नंबर। भैया तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर तुम सबसे पहले याद कर लो, 46 होता है इंसानों का, तुम्हारा मेरा 46 होता है, सबसे पहले तो अपना याद किया करो। और उसके बाद ये कुछ सिलेक्टिव क्रॉप्स हैं, इनका तो पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद जब हम जेनेटिक्स में आएंगे तो जेनेटिक्स पर देखिएगा न्यूमेरिकल सवाल भी आते हैं। पिछली बार एग्रोनॉमी से एक न्यूमेरिकल सवाल आया है एसीएफएन फॉरेस्ट रेंजर के पेपर में, शायद प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट करने वाला। चलो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा प्यारा राइस। राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप और राइस का क्रोमोसोम नंबर इज 24। ये प्लीज 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 याद कर लीजिए, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये सब एकदम बेसिक है, कोई भी अगर कहता ना ये सब जानना जरूरी नहीं है तो भाई वो ही इज अ डोंकी, ही और शी व्हाटएवर इट इज, ये बिल्कुल जानना जरूरी है। खास करके मैं फिर से रिपीट करूं, एग्रीकल्चर वालों को फिर भी आता है, आप अगर इंजीनियरिंग से हैं, आप अगर 12th मैथ्स वाले हैं, आपको नहीं आता है, सो प्लीज आपके लिए तो ये जरूरी है। पछताने से बेहतर है, बाद में हाथ मलने से बेहतर है पढ़ लिया जाए। राइस का क्रोमोसोम नंबर इज 24। नेक्स्ट व्हीट का क्रोमोसोम नंबर 42। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ व्हीट? 42, मतलब 24 को उल्टा कर दो तो व्हीट का आ जाएगा। राइस और व्हीट तो वैसे भी आदमी के जीभ पर रहता ही है, चावल रोटी, चावल के बाद रोटी याद आता है, चावल का 24, 24 को उल्टा कर दो 42 हो जाएगा व्हीट का। मक्का मेज, मेज को हम कॉर्न भी कहते हैं। और एग्रीकल्चर वाले, मैंने तो कल भी कहा था 9 साढ़े 9 साल हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, जब मैं मास्टर्स में थी मैंने तब से पढ़ाना शुरू किया है और मैंने तब से लेकर के आज तक देखा है एग्रीकल्चर में मैक्सिमम आई एम सेइंग 90% लोगों को ये सब याद नहीं होता, जबकि पता होना चाहिए। 90% आई एम सेइंग। मेज का क्रोमोसोम नंबर इज 20। मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न। बाजरा जो जानते हो ना, गाना भी आया था भैया बाजरे दा सिट्टा एंड ऑल, बाजरा एंड बार्ले दोनों का क्रोमोसोम नंबर होता है 14। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी किस तरह के सवाल आते हैं फ्रॉम क्रोमोसोम नंबर, मैं क्यों पढ़ा रही हूं उसको। सोरगम, सोरगम विच इज ऑल्सो नोन एज ज्वार, क्रोमोसोम नंबर इज 20। कैप्सिकम, चिली, टोमेटो, ब्रिंजल, इन सबका क्रोमोसोम नंबर इज 24। मतलब राइस, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, कैप्सिकम, सभी का क्रोमोसोम नंबर 24। अगर आप चाहेंगे तो आप बिल्कुल याद कर लेंगे, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप चाह करके भी नहीं पढ़ पाओगे। पोटैटो, आलू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आलू का क्रोमोसोम नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज 48। 48 एक गलती भी एक्चुअली क्या है ना, मैं इसको ऐसे ओपनली बोलना नहीं, बट है सिलेबस में थोड़ी सी चीजें ऐड और होनी चाहिए थी और कुछ चीजों को एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ एग्रीकल्चर में अगर आपने एक एक क्रॉप को नहीं पढ़ा है तो बहुत डिफिकल्टी में जाओगे, और यही रीजन है पिछली बार पेपर में सारी चीजों का उल्टा सीधा होने का। पोटैटो का क्रोमोसोम नंबर इज 48। मैंगो, आम, सोयाबीन, ग्राउंड नट, इन सभी का क्रोमोसोम नंबर इज 40।
अगर आपने मेरी कल की क्लास देखी है तो आप में से कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज द फैमिली ऑफ ग्राउंडनट? मुझे पता है मैं बहुत बच्चों जैसा सवाल पूछ रही हूं, लेकिन फिर भी आंसर कीजिएगा। व्हाट इज द फैमिली ऑफ ग्राउंडनट? ग्राउंडनट की फैमिली क्या है? हमने सिखाया भी था आपको कि कैसे आपको पता करना है, कैसे गेस करना है, मैंने बताया था। ग्राउंडनट का क्रोमोसोम नंबर क्या है? सॉरी, ग्राउंडनट की फैमिली क्या है मैंने पूछा। व्हाट इज द फैमिली ऑफ ग्राउंडनट? एक आध दिन और मुझे देने दो, मुझे एग्रीकल्चर एक दिन और पढ़ाने दो, उसके बाद फिर मैं फॉरेस्ट्री भी शुरू करूंगी, बिकॉज ये एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री है। दामिनी तुम यहां भी जुड़ी हो? चलो वेरी गुड। पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं, जहां से इंफॉर्मेशन मिल जाए, जितना सीखने को मिल जाए बटोर लेते हैं भाई। चलो अच्छी बात है। ग्राउंडनट की फैमिली इज लेगुमिनेसी। गार्डन पी, गार्डन पी का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 14, 14। अभी और आपने कहां पे पढ़ा था? बाजरा और बार्ले का भी 14 पढ़ा था। थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज, बिकॉज मैं अभी आपको यही बताने जा रही हूं कि क्रोमोसोम नंबर याद करने से 2 या 3 टाइप के सवाल आपसे आसानी से बन जाते हैं। रेडिशन कैरेट, रेडिशन कैरेट का क्रोमोसोम नंबर 18 होता है। अनियन यानी कि प्याज, प्याज का क्रोमोसोम नंबर 16 और प्याज की फैमिली एलिएसी। गार्लिक की फैमिली एलिएसी, लीक की फैमिली एलिएसी। अभी देखो क्यों मैंने क्रोमोसोम नंबर पढ़ाया, इसीलिए पढ़ाया बिकॉज क्रोमोसोम नंबर से ही आपको एंडोस्पर्म का क्रोमोसोम नंबर निकलेगा। और आप चेक करें आपके एसीएफ के सिलेबस में सीड भी दिया हुआ है, याद करो। जिन लोगों ने मुझसे पिछली बार पढ़ा होगा ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ऑल्दो आपने पढ़ा था, ये डिफरेंट है, उस दौरान हमने ब्रीडर सीड, न्यूक्लियर सीड, फाउंडेशन, सर्टिफाइड सब पढ़ा था। ये सीड से रिलेटेड टॉपिक है, ध्यान रखना। और साथ ही साथ यही क्रोमोसोम नंबर आपको हेल्प करेगा नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप निकालने में, बायोलॉजी में भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ आपको एग्रीकल्चर, मैं तो कह रही हूं एग्रीकल्चर में मैक्सिमम चीजें बायोलॉजी की कवर हो जाती हैं। सो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप भी बनता है। अब आपके ऊपर है, आप जाइए ढूंढिए और देखिए, उसके बाद तो मैं डिस्कस करूंगी डिटेल क्लास में। जो भी कोर्स में एनरोलमेंट ले चुके हैं, मैं आप सभी को बता दे रही हूं एक चीज कि बस ये 5-6 दिन का डेमो क्लास हो जाने दीजिए, तब तक आप इन क्लासेस को पढ़ते रहिए, उसके बाद हमारी पूरी क्लासेस फुल फ्लेजेड तरीके से शुरू हो जाएंगी। So that was all for today's class. I hope you liked the session. अगर आपको अच्छा लगा हो तो do share it with your friends. Thank you so much.